तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कुछ एक ज़रूरी अनुच्छेदों के बारे में जो कि कुछ एक ज़रूरी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। होता यह है कि आपसे रैंडमली किसी भी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है, तो उससे जुड़े हुए अनुच्छेद आपको तुरंत याद नहीं आते हैं। अब ये टॉपिक इतने रैंडम होते हैं कि ध्यान में ही नहीं आते कभी-कभी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया जाए और उनके अनुच्छेदों को आपको याद करवाया जाए। तो देखिए, मैं मुश्किल से 10 से 15 टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ, बड़े ही अच्छे होने वाले हैं। आपको करना ये है कि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। मेरी राय में अगर आप लिख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, जैसे आपके मौलिक अधिकार होते हैं वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना या फिर झंडे का यानी कि ध्वज का सम्मान करना। तो ये सारे आपके कर्तव्य होते हैं, एक नागरिक कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों को मूल रूप से संविधान में नहीं जोड़ा गया था। आगे चल के इंदिरा गांधी जी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो उसमें 51 क के नाम से एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसको आप मौलिक कर्तव्य कहते हो। इंदिरा गांधी के किए गए कई बदलावों में से ये एक बदलाव था, काफ़ी ज़रूरी था। इसके अलावा आता है केंद्रीय वित्त आयोग। ये जो वित्त आयोग है, इसका जो अनुच्छेद है वो 280 है। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि 280 281 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो फंसते हैं, कभी 281 लिखाते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों की बात हो रही है। आप अगर बात करोगे नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत के वित्त विभाग की, तो वो अलग अनुच्छेद है। तो केंद्र का वित्त विभाग कहाँ आता है? 280वें अनुच्छेद में आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, अब मुझे पता है कईयों को याद होगा, लेकिन जिनको नहीं है उनको मैं बता दूं कि 352 नंबर का अनुच्छेद है। और इसी क्रम में राष्ट्रपति शासन भी आता है, जो कि 356वें अनुच्छेद में लगता है। उसमें होता यह है कि किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वहाँ की सरकार संवैधानिक ढंग से काम न करे, तो ऐसे में राष्ट्रपति को यह हक होता है कि सरकार को गिरा दिया जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, केंद्र का अधिकार कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो राज्य अलग होने की सोच रहा हो, तो ऐसे में केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जोड़े रखे। पांचवा जो टॉपिक है वो है संघ की राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 343 के तहत आता है। अब देखिए, राजभाषा और राज्य भाषा में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। हालांकि इस पे ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि जो राजभाषा होती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर सारी कार्यवाहियाँ होती है। मतलब जो पेपर वर्क होता है वो सारा राजभाषा में होता है। जैसे कि भारत की राजभाषा हिंदी है और सेकेंडरी इंग्लिश है, मतलब दोनों ही है। तो किसी में भी आप पेपर वर्क करवा सकते हो, मान्य ही माना जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 है। इसी से मिलता जुलता आता है राज्य की राजभाषा। देखिए, राज्य की जो राजभाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वो राज्य को चुनने का अधिकार होता है। जैसे कि गुजरात है, गुजरात की राजभाषा इंग्लिश भी है और गुजराती भी है। तो गुजराती उन्होंने अपने लिए खुद ने चुनी है, तो वहाँ का जितना भी पेपर वर्क होता है वो मेनली गुजराती में ही होता है। तो इसका अनुच्छेद कौन सा होगा? 345 का। याद रखिए, संघ की बात करें तो 343 और राज्यों की बात करें तो 345। इसके बाद सातवां टॉपिक आता है चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग का। इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो है 324। इसके बारे में मेनली दो बातें आपको याद रखनी होती है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान लागू होने से ठीक एक दिन पहले हुई थी। उसके बाद आम चुनाव हुए भी थे, आपको पता होगा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है आज की तारीख में। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे सवाल बन ही जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आठवां पॉइंट आता है राज्यपाल से जुड़ा हुआ, कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो आपको लिखना है 154। अब देखिए, राज्यपाल से जुड़े हुए वैसे तो बहुत से अनुच्छेद हैं, लेकिन सिर्फ शक्ति की जब कार्यों की जब बात होती है तो 154 आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आता है राज्य का निर्माण। जैसा कि आपको पता है, तेलंगाना एक नया राज्य बना था, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत बनेगा? तीसरे अनुच्छेद के तहत। याद रखिए, जो पहला भाग है संविधान का उसमें 4 ही अनुच्छेद हैं, तो तीसरा वाला क्या कहता है कि जो केंद्र सरकार है वो नए राज्य बना सकती है, उनकी सीमाएं तय कर सकती है। तो तीसरा अनुच्छेद है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है धन विधेयक, यानी कि जो फाइनेंस बिल होता है उसको कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 110। अब देखिए, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि धन विधेयक को अनुमति कैसे मिलेगी, और अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक को परिभाषित कैसे करेंगे। तो बच्चे 110 और 111 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 111 जो है वो अनुमति के लिए है और 110 जो है वो परिभाषित करने के लिए है।
ठीक है। इसके बाद आता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको आप CAG कैग भी कहते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं, जो कि आपको घोटालों के बारे में बताता है, कई घोटालों के बारे में। उसका जो जिक्र है वो आपको अनुच्छेद 148 में मिलेगा और 149 में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद आते हैं 2, यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में कर रखा है। तो देखो, इन दोनों का वर्णन भाग 10 में कर रखा है, उसमें से 2 ही अनुच्छेद हैं। एक है 244वां, जो कि ये बताता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनमें कौन रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, जो कि पूरे देश में रह सकते हैं, उनका वर्णन किया गया है 244 में। और एक है 244 का, यानी कि संशोधन के साथ जोड़ा गया है इसको, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक राज्य हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर क्या है कि कुछ एक स्पेशल जनजाति रहती है, स्पेशल ट्राइब्स रहती है। होते तो ये भी आदिवासी हैं, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा ही कटे हुए हैं समाज से, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, ये बात ये अनुच्छेद बताता है। कौन सा वाला? 244 क्या बताता है। तो अनुसूचित क्षेत्र अलग हैं और जनजातीय क्षेत्र अलग हैं। हालांकि इसके ऊपर भी वीडियो है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इसके बाद आता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है। तो आपको लिखना है 214 अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करने की बात की गई है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है जिसके ऊपर आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी, और वो है नगर पालिका। देखिए, नगर पालिका के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो अनुच्छेद 243 के तहत बताई गई हैं, लेकिन इसके बहुत से पार्ट हैं। यानी कि अनुच्छेद 243 त से शुरू होता है, तैफ और तरबूज से लेकर के 243 च छ तक जाता है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने परिभाषा से लेकर निर्वाचन तक, संरचना तक हर चीज़ बता रखी है नगर पालिका की, जो कि इन अनुच्छेद के तहत आती है। तो आप चाहें जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक आता है इस वीडियो के लिए, और वो है UCC, यानी कि समान सिविल संहिता। इसका नाम आप बहुत लोगों से सुन रहे होंगे। इसका मतलब ये होता है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, और इसका वर्णन दे रखा है अनुच्छेद 44 के अंदर, जो कि DPSP का पार्ट है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। DPSP क्या होता है? कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो राज्य लागू कर सकता है अगर वो सक्षम हो। तो क्या है ना कि हर राज्य की जो वेल्थ है, जो कि पैसा है, वो एक समान नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो ज़्यादा चीज़ें अपना सकता है, ज़्यादा अपने नागरिकों के लिए कर सकता है। जो राज्य सक्षम नहीं है वो नहीं कर पाता है। इसीलिए कुछ एक पॉइंट्स है DPSP के, वो कहा जाता है कि जब राज्य सक्षम हो जाए तब आप इसे ज़रूर कर लेना। इसके ऊपर भी वीडियो है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंडम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सवाल बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।